कल आपको याद होगा राकेश टिकैत थे, इसी वक्त शाम को करीब 8 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहे थे कि लाल किले में उन्होंने लोगों को घुसने क्यों दिया, लाल किले में गोली क्यों नहीं चलाई। अब जब उनका नाम एफआईआर में आ गया है, लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, वादा खिलाफी के लिए अपनी गिरफ्तारी की अब तलवार लटक रही है, तो सरेआम चौराहे पे खड़े होकर गाजीपुर में इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे गोली चलेगी, यहाँ पे जो कुछ होगा गिरफ्तारी नहीं होगी, सब कुछ प्रशासन जिम्मेदार होगा। रक्षित सिंह, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? रक्षित के साथ सिग्नल का इशू आ रहा है। कई जगह पर दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट कनेक्शंस अभी तक प्रशासन ने ठीक नहीं किए, क्योंकि इंटरनेट के जरिए तमाम अफवाहों को फैलाया जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए तमाम अफवाहों को फैलाया जा रहा है, इसीलिए कनेक्टिविटी का इशू है। लेकिन अंकित गुप्ता, आप जहां मौजूद हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कल यही राकेश टिकैत थे जो गोली चलवाने के लिए उकसा रहे थे कि गोली क्यों नहीं चलाई। आज जब इनकी गिरफ्तारी की बात आ रही है तो अपने आगे 50 लोगों की भीड़ खड़ी करना चाहते हैं अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। बिल्कुल सुमित जी, और ये जो बयान राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं ना कि गोली चलेगी अगर किसी को गिरफ्तार किया गया, तो ये उनके जो डर को भी दिखा रहा है। लेकिन सुमित जी, ये देखिए, एक तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए कि किस तरीके से जैसे राकेश टिकैत ने ऐलान किया, उसके बाद में बड़ी संख्या में इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ट्रैक्टर्स पर या फिर अपने सिर पर सामान रख करके जो है लोग जाते रहे। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैक्टर्स भी जो है कई गए। लेकिन मैं बात करता हूँ राकेश टिकैत के ऊपर जो है जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, तो वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वो लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी गिरफ्तार हुआ तो गोली चलेगी। लेकिन सुमित जी, यहाँ सवाल ये है कि पुलिस ज्यादा किसी को तो गिरफ्तार करने आई ही नहीं है। पुलिस अगर कहीं पर किसी के ऊपर संभावित गिरफ्तारी की तलवार है तो वो राकेश टिकैत के ऊपर है, क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं उनको गिरफ्तार करने आई है यहाँ पर ये। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान दिए हैं, वो यही दिखा रहा है कि उनके अंदर एक डर भी है। उनको ये पता है कि क्योंकि यहाँ पर से पहले ही बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी किसान थे वो जा चुके हैं। और फिलहाल जो है जिस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो यही दिखा रही हैं कि लोग कम हो गए हैं और राकेश टिकैत को इस बात का अंदाजा हो गया है, और इसी वजह से वो उनको डर इस बात का है कि कहीं ऐसा उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके ऊपर जो धाराएं लगी है वो गंभीर है। इसी वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जी सुमित जी, हम समझ सकते हैं बीते 2 महीने से राकेश टिकैत का पूरा हमने उनका प्रोफाइल देखा है कि किस तरह के बयान वो देते आए हैं। पहले वो कहते रहे, हम सब ने सुना है कि राजपथ पर सामना होगा, एक तरफ से ट्रैक्टर आएंगे, एक तरफ से टैंक आएंगे। फिर कहा लाल किले में आमना सामना होगा, वहीं मिलके सब बैठेंगे। इस तरह की बातें की और कहा कि आपकी जमीनें छिनने वाली हैं, बड़ी संख्या में दिल्ली आ जाइए, अपने ट्रैक्टर लेके आइए, डंडा लेकर आइए। ये सब बयान राकेश टिकैत के ऑन रिकॉर्ड है, सबके सामने है। अब जब पुलिस ने दंगा भड़काने के लिए उन पर मुकदमा किया है, केस किया है अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, जिसका डर राकेश टिकैत की इन बयानों में वो बौखलाहट साफ नजर आती है, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अब वो इस तरह का एक तरीके से सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जबरन तंग किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी सिंघू बॉर्डर से वरुण जैन भी जुड़ गए हैं। वरुण, अगर आप सुन पा रहे हैं, गाजीपुर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वहां सिंघू बॉर्डर पे क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीरें सुमित आज बिल्कुल अलग नजर आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट आज यहाँ पर की गई है। इतना ही नहीं, जितने भी छोटे छोटे रास्ते थे उनको पूरी तरीके से ब्लॉक्स लगाकर बंद किया जा रहा है। जो जहां पर प्रदर्शनकारी बैठे थे पिछले 2 महीने से, उनको पूरी तरीके से एक हिस्से में सीमित कर दिया गया। मैं आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा सुमित। अभी सामने आप देखिए किस तरीके से जो बड़ी क्रेन है वो काम पर लगी हुई है। वहां पर जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, पत्थर हैं, उनको उठाकर जो छोटे छोटे रास्ते थे उधर रखा जा रहा है, जिससे कि जो कनेक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से कट कर दिया जाए। अगर यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ कैमरामैन दिखाएं जहां पर कुछ और पुलिसकर्मी खड़े हैं, यहाँ पर सुमित जी ये आखिरी वो पॉइंट था जहां से प्रदर्शनकारियों की जी इस पॉइंट को भी पूरी तरीके से बैरिकेड स्टे लगाकर ब्लॉक कर दिया। यानी कि अब जो कनेक्टिविटी है पूरी तरीके से आंदोलनकारियों तक आने जाने की दिल्ली से बंद हो गई है। ना ही वो उनका कोई शख्स पैदल भी इस तरफ आ सकता है, ना ही पैदल कोई इधर से दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की तरफ जा सकता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली देखें तो वरुण आप रुकिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है।
वरुण, एक बड़ी खबर आ रही है, रुकिए जरा, मैं लौटूंगा आपके पास, सिग्नल का इश्यू है वहां पर। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, समझने की जरूरत है। लाल किले पे जिस तरीके से एक धार्मिक ध्वज फहराया गया तिरंगे को हटाकर, उस पूरे मामले में देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। देशद्रोह, सिडिशन का मामला दर्ज हो गया है। लाल किले में जिस तरीके से किसी दूसरे धर्म के ध्वजा को, के झंडे को फहराया गया, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। देशद्रोह का ये पहला मामला है। कल पुलिस ने कहा था, कल पुलिस ने ये ऑफ रिकॉर्ड कहा था, इस तरह की हम चर्चा चल रही थी कि हम मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि सिडिशन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब इस बात की तस्दीक हो गई है। हमारे रिपोर्टर्स कल से आपको बता रहे हैं कि ये मामला दर्ज हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और आज 24 घंटे के बाद हम ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि मामला दर्ज हो गया है। देशद्रोह पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। मनोज वर्मा मेरे साथी जुड़े हैं। मनोज, किन लोगों पर ये मुकदमा हुआ है, किसी का नाम है क्या? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी इसमें किसी को नामजद नहीं किया गया है, इसमें किसी का नाम नहीं है। लेकिन जैसा कि कल पुलिस कमिश्नर ने साफ किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और जो लोकल पुलिस है वो इस पूरे दंगे को इन्वेस्टिगेट करेगी जो 26 जनवरी को हुआ। तो आज जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसने मुकदमा दर्ज कर लिया है और देशद्रोह और यूएपी एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। अब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि सभी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तक इस मामले के अंदर 33 FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें से 9 FIR को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि जो कोतवाली की FIR है उसको भी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है। एक्सटेंशन यानी ITO पर जो हुआ उसको क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है। नांगलोई में बहुत ज्यादा हिंसा हुई वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई है। नजफगढ़ की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई है। और अब तक 44 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस जो है वो लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुकी है। तो अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो किसान नेता हैं और जो दंगाई हैं उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जी, क्या इसमें किसान नेताओं पर भी देशद्रोह का मामला हो सकता है, जिन लोगों ने उकसाया था भीड़ लेके चलो, जैसे पंधेर का नाम सामने आया था, पन्नू का नाम सामने आया था? बिल्कुल, देखिए सुमित, जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे उनसे पूछताछ होगी तभी इन चीजों को हम आगे कह सकते हैं कि उनके ऊपर क्या सेक्शन बनता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसान नेताओं को भी नोटिस जारी किया है दिल्ली पुलिस ने कि आप 3 दिन के अंदर अपना जवाब दीजिए कि आप। बिल्कुल, बड़ी खबर मनोज वर्मा दे रहे हैं इस वक्त की, ये सबसे बड़ी खबर है। लाल किले पर जो झंडा फहराया गया था 26 जनवरी की दोपहर को, उस मामले में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस मामले में देशद्रोह का मुकदमा, जी हां, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया, जिसको पुलिस बीते 48 घंटे से लगातार देख रही थी। एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार ब्रेकिंग न्यूज आती जा रही है, एबीपी न्यूज पर आप बने रहिएगा। ये बड़ी खबर भी लाल किले से जुड़ी हुई है। लाल किले की गुंबद से 2 कलश गायब हैं। 2 कलश गायब है लाल किले की गुंबद से। जो लोग वहां चढ़ के गए थे उन्होंने लाल किले के ऊपर लगे 2 कलशों को चुरा लिया है। डकैती का मामला दर्ज हुआ है। जहां तिरंगा लहराया जाता है उसके बगल में जो गुंबद आप देख रहे हैं, उस गुंबद के ऊपर लगे हुए कलश को चुराया गया है। चोरी और डकैती का मामला दर्ज हुआ है। ये वाकई में बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि ऐतिहासिक इमारत है, ये विरासत की बात है। उस विरासत की चीज को नुकसान पहुंचाया गया है। तो तमाम जानकारी के साथ ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए। ओम प्रकाश तिवारी, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? सुमित जी, मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज ने कल दोपहर को ही अपने दर्शकों को ये बता दिया था कि लाल किले में ऐतिहासिक डकैती हुई है और ये ऐतिहासिक डकैती में जो सामान गया है उसका आकलन किया जा रहा है। आज खुद प्रहलाद पटेल जो मंत्री हैं उन्होंने खुलासा किया है कि लाल किले की बुर्ज पर जहां तिरंगा फहराया जाता था वहां 2 ऐतिहासिक कलश रखे हुए थे। ये दोनों ऐतिहासिक कलश गायब पाए गए हैं। यानी एबीपी न्यूज ने बुधवार को जिस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाया था सुमित जी, उस खबर पर खुद मंत्री ने मोहर लगाई है और कहा है कि 2 ऐतिहासिक कलश गायब पाए गए हैं और इस बाबत थाने में शिकायत दे दी गई है, जिस पर अब और मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। सबसे अहम बात है सुमित जी की जो ये ऐतिहासिक कलश है इनकी क्या कीमत है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ऐतिहासिक है। लेकिन एबीपी न्यूज की खबर पर खुद मंत्री ने लगाई है मोहर, लाल किले पड़ी है। बिल्कुल ओम प्रकाश, मुझे याद है कल दोपहर जब आप लाइव थे फोनो पे, आपने कहा था कि ऐतिहासिक चोरी हुई है, ऐतिहासिक डकैती का मामला बन सकता है क्योंकि कुछ कलश नहीं मिल रहे हैं, और ये बात आज तस्दीक हो गई। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने इस बारे में आपको जानकारी दी, दोनों खबरों के बारे में, चाहे वो देशद्रोह के मुकदमे की बात हो या फिर ऐतिहासिक चोरी की बात हो, और दोनों ही बातें आज 24 घंटे के बाद कंफर्म हो रही है। एक खबर को मनोज वर्मा ने कंफर्म किया दिल्ली पुलिस के हवाले से, देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ, और दूसरी खबर को ओम प्रकाश तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बोलते रहे कि जो गुंबद ऊपर लगा है,
अगर वो गुंबद वाली तस्वीरें हम दिखा पाएंगे, जब गुंबद पे 2 लोग चढ़े थे, उन तस्वीरों को 26 जनवरी को जो तस्वीरें हैं वो बहुत अहम हो जाती है। ये तो झंडे वाली तस्वीर है, गुंबद वाली तस्वीर भी देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी 2 लोग ऊपर चढ़ गए थे और वहाँ जाके उन्होंने अपने धर्म का ध्वजा को लहराया था। और उसी बहाने से वहीं से 2 कलशों की चोरी की बात भी कंफर्म हो गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, ऐतिहासिक विरासत है लाल किला। और लाल किले से अगर इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग वहां आए थे, जो उपद्रवी वहां आए थे, जिन लोगों ने वहां आके जबरन कानून को अपने हाथ में लिया, उन्होंने कितना बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को और भारत की अस्मिता को पहुंचाया है। मनोज वर्मा में जुड़ गए, लेकिन एक बार अंकित हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। एक बार गाजीपुर फिर चलेंगे। अंकित, लगातार मामले में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पुलिस तैनात हो गई है। यूपी पुलिस ने, यूपी सीएम ने अपने डीएम और एसएसपी को कह दिया है कि जगह खाली कराई जाए। किसानों से आग्रह किया है कि अपने घर लौट जाएं, आपके लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है, आप निःशुल्क घर लौट सकते हैं। ऐसे में राकेश टिकैत का ये बयान, क्या वहां पर गाजीपुर में जहां आप खड़े हैं, आने वाले कुछ घंटों में क्या सिचुएशन को और संगीन कर सकता है, तनावग्रस्त कर सकता है कि गोली चलेगी तो यहीं चलेगी? जो उसका तैयार रख करके बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ से अनाउंसमेंट किया गया था। यहाँ एक अनाउंसमेंट किया गया है कि कोई भी किसान कहीं नहीं जाएगा, कोई भी ट्रैक्टर नहीं निकाला जाएगा। बाकायदा पीछे लाउड स्पीकर लगा करके एक अनाउंसमेंट किया गया है। ये जो यहाँ पर ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं उसके ठीक पीछे कुछ ही दूर पर जो एक लाउड स्पीकर था और उस लाउड स्पीकर से ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पर साफ तौर पर बता रही हैं कि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से लोगों को भड़काने का काम किया या ये कहा है कि गोलियां चलेंगी, वो कहीं ना कहीं उसका असर अब दिखने लगा है। क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखे थे यहाँ से, मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। ये यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना ये धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा, आ जाएगा। सुना आपने राकेश टिकैत को, गांव पानी लेकर आएगा, पानी नहीं पिएंगे जब तक गांव से पानी नहीं आएगा। जिस इलाके में ये धरना दे रहे हैं गाजीपुर में, वहां पर बिजली पानी प्रशासन ने हटा दिया है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि खुद राकेश टिकैत ने ये वादा किया था पुलिस के साथ कि हम आपके अलॉटेड रूट पर निकलेंगे, उसी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। और उसके बाद वहां पर नहीं हुआ। और जब ट्रैक्टर मार्च ने रूट बदला, दिल्ली में 26 जनवरी की दोपहर के बाद जिस तरह का कोहराम मचा, तब इन नेताओं ने इन लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की और इसीलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मेरे साथ अंकित जमे हुए हैं, मनोज भी हैं, वरुण भी हैं। अंकित, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। राकेश टिकैत का कहना मैं नहीं जाऊंगा, उनके भाई नरेश टिकैत का कहना मुजफ्फरपुर से कि लौट आओ वरना गोली चलेगी। इन परिस्थितियों में क्या करने वाली है यूपी पुलिस? अगर राकेश टिकैत नहीं मानते हैं प्रशासन की बात, या फिर जो बात हुई थी कि ठीक है हम यहां से हट जाएंगे, तो फोर्स तैयार है। सुमित, अभी जो कुछ देर पहले हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या जबरन पुलिस हटाएगी इनको? फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जबरन पुलिस हटाएगी इनको अंकित? निश्चित तौर पर हटाएगी। और समझा भी जा सकता है सुमित जी, अगर हम ये यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 2-4 दिनों पहले तक हजारों की संख्या में किसान थे, लेकिन इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। और राकेश टिकैत को भी ये बात बखूबी पता है, इसी वजह से उनको डर किस चीज का है? डर इस चीज का है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें वो सह आरोपी हैं, उनके ऊपर संगीन धाराएं लगी हुई हैं। और ऐसे में उनको डर साफ तौर पर यही है कि पुलिस उनको यहां से गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस यहां पर जो किसान नेता बाकी है उनको, किसानों को गिरफ्तार करेगी या जो बाकी किसान नेता हैं उनको गिरफ्तार करेगी, लेकिन राकेश टिकैत के ऊपर निश्चित तौर पर गिरफ्तारी की तलवार है। और इसी वजह से वो उसी को डर को दिखा रहे बार बार ये कह करके कि अगर जबरन जो हटाया गया या किसी को गिरफ्तार किया गया तो गोली चलेगी, वरना गोली चलने की तो कहीं कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है अंकित। तो जिन दर्शकों ने सुना नहीं उनको एक बार फिर से सुनाने का वक्त है, एक बार ये समझाते हुए कि ये वही राकेश टिकैत हैं। 24 घंटे पहले बोल रहे थे कि लाल किले पर आने वाली भीड़ को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चला दी,
मतलब ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को वहां पे कानून व्यवस्था खराब कर देनी चाहिए थी, लाल किले को और खतरनाक खून कर देना चाहिए था वहां पे अगर गोलियां चलती तो। आज जब राकेश टिकैत पर, अब कल रात को जब मुकदमा हो गया और आज जब उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो अपने आप को एक तरीके से विक्टिम दिखा रहे हैं कि गोली चलेगी तो यही चलेगी। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने समर्थकों के ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो उनके साथ वहां मौजूद है। हालांकि बहुत बड़ी ताकत में लोग बाग गाजीपुर से लौट भी गए हैं, पर कुछ लोग हैं उनके साथ जो अभी भी वहां मौजूद है। मनोज वर्मा, वरुण जैन, मैं आऊंगा आपके पास, लगातार लाइव पे बने रहिए आप तीनों लोग, लेकिन पहले वो सुनते हैं क्या कहा राकेश टिकैत। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। जब तक ये धरना प्रदर्शन बीते 2 महीनों से महात्मा गांधी के शांति के रास्ते पर था, तब तक किसी ने इनसे सवाल नहीं किया। यहां तक कि 12-12 राउंड की बातचीत हुई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्थगित करने की बात कर दी। केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम 1.5 से 2 साल तक इस कानून को स्थगित करने को तैयार है, आप बातचीत करिए, कमेटी बना देते हैं। लेकिन अब जब मुकदमा दर्ज हो गया है, इन तमाम वादों के बावजूद आप वादा खिलाफी करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से पीछे हटते हैं, अंडरटेकिंग से पीछे हटते हैं। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अब आप ये एक नया शिगुफा छेड़ रहे हैं जिसको लेकर वाकई में लंबे समय तक बहस होगी। मनोज वर्मा, आप लगातार दिल्ली पुलिस को कवर करते रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राकेश टिकैत, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, क्या राकेश टिकैत अपनी नेतागिरी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन रहे हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लड़ भी चुके हैं। क्या एक किसान आंदोलन के बहाने राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित, और बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। जिस तरीके से उनके लगातार बयान सामने आते रहे हैं, उन बयानों को अगर समझा जाए तो वो कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं, तो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार उनको करना क्या है। क्योंकि अब मामला दर्ज हो चुका है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कल ही ये साफ कर दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर विश्वासघात किया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ विश्वासघात हुआ है। जो एक तय रूट था, उस रूट पर किसान नहीं चले और उसके बाद दिल्ली में जो हुआ वो हर किसी ने देखा। तो अब कहीं ना कहीं अपने आप को फंसता हुआ देख राकेश टिकैत ये नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार उनको अब बचना कैसे है। क्योंकि अब दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम भी सामने आ चुका है। पूछताछ के लिए उनको नोटिस भी भेजा, माफी चाहूंगा कि उनको एक नोटिस भेजा जा चुका है। कारण बताओ नोटिस कि 3 दिन में आप ये बताएं कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। एक जो रूट तय हुआ था आपने वो नहीं माना और उसके बाद दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी हिंसा हो गई जिसमें 394 पुलिसकर्मी घायल हो गए और इतनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। तो अब राकेश टिकैत फंस रहे हैं, बाकी जो किसान नेता है वो भी फंस रहे हैं। तो अब जब जांच और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इनकी मुश्किलें और भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कहीं ना कहीं ये भी संभव है कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। जी वरुण, गिरफ्तारी की तलवार सर पर लटक रही राकेश टिकैत के। मैं ये जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, बीते 2 महीनों से राकेश टिकैत के साथ किसी को कोई शिकायत नहीं थी। हम तमाम लोगों ने उनको लाइव टीवी चैनल पर बिठाया, लाइव उनकी बातें सुनवाई, उनकी बातें सुनी भी। वो तमाम ऐसे बयान देते रहे जिसको देखकर ये लगता था कि ये लोगों को दिल्ली लाने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आओ, ट्रैक्टर लेके आओ, जमीन छीनने वाली है, डंडा झंडा लेकर आओ। ये तमाम चीजें चली लाइव टीवी पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब किसान संगठनों में फूट पड़ गई है। वीएम सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं राकेश टिकैत ने पूरा बवाल करवाया जो कुछ हुआ लाल किले पर। क्या ये वीएम सिंह और राकेश टिकैत की निजी लड़ाई है, या वाकई में राकेश टिकैत जो हैं वो कानून को धता बता रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं अब ये जो सब नेता है ये अपने आप को फंसता देख रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी अब ये समझ गए हैं कि उनके लिए बचना आसान नहीं होगा, तो इसलिए किसी न किसी तरह की वो नई नई रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां पर अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक कोई पानी पिलाने के लिए नहीं आता। जो दूसरे नेता है, जो किसान दूसरे नेता है, उनके भी नाम सामने आए तो वो टोपी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से फंस चुके हैं, वादा खिलाफी की है
जब तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, सब उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जो हिंसा दिल्ली ने देखी, वो कहीं ना कहीं हर कोई इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये हिंसा क्यों हुई, इस तरीके की तस्वीरें क्यों आई, और साथ ही पुलिस का जो सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। सुमित, इससे पहले भी पुलिस हमेशा डिप्लॉय रही थी, लेकिन इस तरह की कोई स्थिति नहीं आई थी कि पुलिस उनके ऊपर एक्शन ले। लेकिन अब जो परिस्थितियां पूरी तरीके से पलट चुकी है, तो अब ये नेता भी अपने आप को घिरता हुआ देखकर एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन बचा नहीं जा सकता। अंडरटेकिंग है, पुलिस को लिखित में दे रखा है, यूएपीए और देशद्रोह जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐतिहासिक जो स्मारक है वहां पे इस तरह की डकैती हुई है, इस तरह की धाराएं हैं, तो इनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण चल रहा है और इस तरह की रणनीतियां बनाने की कोशिश हो रही है कि एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है एबीपी न्यूज, और इस बात को हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार, प्रोटेस्ट का अधिकार, धरने का अधिकार सबको है। आपको धरना देने का अधिकार है, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और आप बीते 60 दिनों से कर भी रहे थे, और पूरा का पूरा देश आपके साथ खड़ा था। जब तक आपका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, पूरे देश ने आपके प्रदर्शन को देखा, सराहा, चाहे माने या ना माने, लेकिन आपके लोग हमेशा चर्चा में रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब प्रदर्शन हिंसक हुआ, जब दिल्ली पुलिस को जबरदस्ती मारा गया, सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, 26 जनवरी वाले दिन, गणतंत्र दिवस के दिन पर लाल किले पे चढ़कर झंडा फहरा दिया गया किसी एक खास धर्म का। क्या ये चीजें माफ की जानी चाहिए? क्या प्रदर्शन के नाम पर, आंदोलन के नाम पर एनार्की, जबरदस्ती मानी जा सकती है? ये एक सोचने का विषय जरूर है, और ये किसी भी संविधान में, किसी भी कानून में इस तरह की बात इजाजत नहीं दी जा सकती। जब कोई व्यक्ति आंदोलन के नाम पर कानून को, संविधान को अपने हाथों में ले ले। पुलिस से आप ही ने अंडरटेकिंग दी थी, और उसके बाद आप ही उसी अंडरटेकिंग से मुकर गए, और फिर आपने उस मुकरे हुई स्थिति में चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए आज राकेश टिकैत जैसे नेता परेशान घूम रहे हैं। हम दिखाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा, किस तरीके से अब वो थोड़े से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, अपनी गिरफ्तारी होनी है। दिल्ली पुलिस ने इनके साथियों पर कोई मुकदमा नहीं किया है, राकेश टिकैत पर मुकदमा हुआ है, क्योंकि अंडरटेकिंग पे इनके हस्ताक्षर थे। ये जाके दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत कर रहे थे, इन्होंने कहा था कि हम आपके बताए हुए रूट पे चलेंगे। उसके पहले लगातार इनके बयान आते रहे कि ट्रैक्टर और टैंक का मिलन होने वाला है, राजपथ पर परेड निकालेंगे, लाल किले पे तमाशा होगा। ये तमाम चीज़ें अब जब खुलकर सामने आ गई, जब चीज़ें बिखर गई, जब चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल गई, आप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो राकेश टिकैत का ये बयान सामने आ रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा अंकित गुप्ता आपसे, इस बेहद संजीदा इशू पर, इस बेहद संवेदनशील इशू पर, इन परिस्थितियों में वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस लगातार संयम बरती हुई है, चाहे वो लाल किले का मामला हो, चाहे उसके बाद का मामला हो। यहाँ पर गाजीपुर में अगर एक्शन होगा तो यूपी पुलिस कर रही होगी या दिल्ली पुलिस आकर करेगी? किसका इलाका लगता है ये? जी फिलहाल यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी है और यूपी पुलिस भी है। तो अगर जो है मैं ये बात करूँ कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सामने से वैशाली शुरू हो जाता है, लेकिन अगर हम इसी से जो थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये जो हाईवे है यहाँ पर जो है आगे से दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है और यूपी पुलिस भी नजर आ रही है। लेकिन सुमित जी, अगर मैं इस वक्त जो एक जानकारी जिस बात का भी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि राकेश टिकैत आखिर बौखलाए हुए क्यों है। राकेश टिकैत बौखलाए हुए इस वजह से है क्योंकि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, राकेश टिकैत को भी बखूबी पता है कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उसमें जो मौजूदा अभी तक धाराएं लगी थी उसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और अब तो देशद्रोह की धारा के तहत भी एक मामला दर्ज हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस एफआईआर में भी राकेश टिकैत का नाम होगा,
क्यों ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? वो महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि पुलिस जो भी मामला दर्ज कर रही है उसमें आईपीसी की धारा 120 बी लगा रही है। थोड़ा कानूनी पहलू है, समझना जरूरी है। 120 बी लगा रही है। 120 बी कहता है जो साजिशन आपराधिक षड्यंत्र रचा गया है, और 120 बी किसी भी मामले में महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है आपराधिक षड्यंत्र की धारा कि जो मुख्य आरोपी के ऊपर धारा लगी होती है, अगर ये मान भी ले कि वो कृत्य जो है सह आरोपी ने नहीं किया है, लेकिन जो कृत्य मुख्य आरोपी ने किया है उसी के तहत अदालत अगर सजा दोषी करार देती है और सजा सुनाती है तो जो सह आरोपी होता है उसको भी वही सजा मिलती है। यानी कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझना चाहें कि देशद्रोह की धारा के तहत मान लीजिए कि किसी भी, या एक उदाहरण है ये, अगर मान लीजिए अदालत किसी को दोषी करार देती है देशद्रोह की धारा के तहत, तो राकेश टिकैत के खिलाफ भी अगर उस एफआईआर में इनका नाम होता है और आपराधिक षड्यंत्र की धारा लगी होती है तो ये भी उस धारा के तहत दोषी करार दिए जा सकते हैं। और इस वजह से ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर मुश्किल ऐसा नहीं है कि साल 2 साल वाली जो है धाराएं लगी हुई हैं कि आपको अगर अदालत ने दोषी भी करार दिया तो जमानत मिल गई, आप ऊपरी अदालत में चले गए, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ये बात राकेश टिकैत को बखूबी पता है क्योंकि इससे पहले उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो खुद कहते हैं कि कई राजनीतिक मुकदमे हैं, कई आंदोलन किए थे, वो मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन यहाँ जो धाराएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस वजह से राकेश टिकैत लगातार अब इस तरीके से बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। जी सुमित, समझ में आ सकता है जो बात आपने समझाई कानूनी तौर पर, वाकई में काफी ज्यादा चीजों को साफ करती है कि राकेश टिकैत ने कितनी बड़ी मुसीबत अपने लिए खड़ी कर ली। और मेरा सवाल तो उन राकेश टिकैत के तमाम साथियों से जो उनके साथ मंच शेयर करते हैं, जो उनके साथ जाके 35-40 संगठन सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो तमाम संगठन क्या इस बात को कंफर्म करेंगे, कि अगर वो राकेश टिकैत ये कहते हैं कि लाल किले में गोली चलानी चाहिए थी दिल्ली पुलिस को, तो क्या कक्का जी, तो क्या दर्शनपाल साहब, तो क्या योगेंद्र यादव, तो क्या पन्नू जी, पंधेर जी उस बयान से सहमत हैं कि दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी को लाल किले पर गोली चला देनी चाहिए थी? राकेश टिकैत सिर्फ कुल मिलाकर लोगों को चीज़ों को उकसाने का, भड़काने का काम करते ज्यादा नजर आ रहे हैं अपने उग्र स्वभाव के चलते, ऐसा समझ में आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।